So, continuing with the chapter, aggregate demand and the components of the aggregate demand, continuing that topic. So here now we have shown the aggregate demand with the help of a schedule, and the demand is mainly over here related with income. Okay? As the income will rise, the demand will also rise. So aggregate demand here we have taken two components, C plus I, यानी कि यहाँ पे हमारे चार components है, consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure और net exports. लेकिन अपनी स्टडी को इजी कर रही हो क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये माना है कि एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है कंजम्पशन यानी कि जो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी वो है जो कि सिर्फ सरकार करती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट रहती है, जो कि विदाउट प्रॉफिट मोटिव होती है, उसको हमने यहाँ पर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये है इनकम और ये है कंजम्पशन। अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कितना है 50। इज इट विजिबल टू ऑल? इज इट विजिबल टू ऑल? यस मैम। ओके, इनकम अगर जीरो है तो कंजम्पशन कितना है 50, क्योंकि अगर भले ही इनकम जीरो है आपकी कंजम्पशन जीरो नहीं होती है, हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करते हैं। इनकम जीरो पर कंजम्पशन है 50, इनकम बढ़ी 100, कंजम्पशन हो गया 100, इनकम हुआ 200, कंजम्पशन हो गया 150, इनकम हुआ 300, कंजम्पशन हो गया 200। यानी कि इनकम के बढ़ने का रेट ज्यादा है और कंजम्पशन के बढ़ने का रेट कम है। क्यों? क्योंकि एक कंज्यूमर अपनी इनकम का सारा पोर्शन कंजम्पशन पर खर्च नहीं करता, उसकी हमेशा टेंडेंसी रहती है कुछ ना कुछ सेव करने की। हाँ, जब इनकम कम हो तब तो कोई सेव नहीं कर सकता कि मुश्किल से उसकी अपनी नीड्स पूरी हो रही है, लेकिन अगर इनकम की इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही होती है तो उस स्टेज में वो सारा का सारा अपना इनकम, बढ़ी हुई इनकम का पोर्शन खर्च नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ सेव करता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए आप इनकम 100 तो कंजम्पशन 100 है, ठीक है। फिर देखिए इनकम 200 हुआ, कंजम्पशन 150, यानी कि कंजम्पशन के बढ़ने का रेट कम है, इनकम के बढ़ने का रेट ज्यादा है। तो ये कंज्यूमर की टेंडेंसी है कि वो फिर सेव करना शुरू करता है अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो। ये हमने इसलिए जो शेड्यूल लिया, इनकम को हमने 100 बढ़ाया है और कंजम्पशन को हमने 50 बढ़ाया। फॉर अवर सेक हम कैसे भी शेड्यूल ले सकते हैं आप, लेकिन हाँ एक कांस्टेंट रेट से लेंगे तो आप थोड़ा सा समझना लर्न करना इजी हो जाता है। Now next is the investment। इन्वेस्टमेंट बच्चों यहाँ पर एक ऑटोनोमस चल रही है, कॉन्टिन्यूस चल रही है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? जो कि गवर्नमेंट करती है ना, विदाउट द प्रॉफिट मोटिव। भले ही इनकम जीरो है तब भी होती है, इनकम ज्यादा है तब भी होती है ना। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं करेंगे और वो जरूरी है, जैसे कि एजुकेशन पर खर्च करना है पैसा, हेल्थ पर खर्च करना है, डिफेंस पर खर्च करना है। इस प्रकार कुछ कमाई नहीं है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के प्रकार कोई पैसा खर्च करना पड़ता है। इसको ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम नाम देते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये कॉन्टिन्यूस चलेगी इन स्पाइट ऑफ द प्रॉफिट है चाहे नहीं है, ये सेम चलती रहेगी। और एग्रीगेट डिमांड हमारा आएगा कैसे आता है? दैट इज सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये कंजम्पशन और ये इन्वेस्टमेंट को ऐड करके हमारे पास में आ गया एग्रीगेट डिमांड। और इस तरीके से हमने जो है ये इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में हमने ये रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब मैंने इस एग्रीगेट डिमांड को क्या करना है, मैंने इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना है। ठीक, नाउ सी दिस। Here in the x, this is x-axis and this is y-axis. Here on the x-axis, we are showing income 0, 100, 200, 300, 400, 500. Okay? And for this y-axis, what I have to show? Again, I'll take this like this: 100, 200, 300, 400, and 500. तो ये आगे हमारे पास में क्या एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर शो कर रहे हैं और इनकम यहाँ पर शो कर रहे हैं वाई से। अब देखिए जब इनकम जीरो है तो एग्रीगेट डिमांड कितना है बच्चों? 150। कहाँ से शुरू करेंगे हम कर्व को? यहाँ से। नाउ नेक्स्ट, इनकम इज 100, एग्रीगेट डिमांड इज 200। इनकम इज 200, एग्रीगेट डिमांड इज 250, बिल्कुल मिड में आ जाएगा। इनकम इज 300, एग्रीगेट डिमांड इज 300। इनकम इज 400, एग्रीगेट डिमांड इज 350, and income is 500, aggregate demand is 400. Joining all these points, we will get the curve aggregate demand that is equal to C plus I. Okay? तो ये है हमारा aggregate demand का diagrammatic presentation. Okay? अब इसके कुछ important points यहाँ पर दिए हुए हैं. Just see that the aggregate demand, simple सी बात रखिए कि ये that depends upon our income. Okay? Is assumed to be a function of only consumption demand in the investment. फिर हमने इन दोनों का component माना है consumption और investment का। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो, भले ही हमारी इनकम जीरो है कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता है और इस कंजम्पशन को हम नाम देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। प्लीज नोट इट डाउन, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम।
इसकी वजह से भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं that will help out you in that time. Now, slope of consumption curve. The slope of consumption curve is positive. यहाँ पे consumption का slope क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ में क्या है, कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है. स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा रहेगा? अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ इन्वेस्टमेंट कर्व को अलग से, तो देखिए 0 पर 100 कैसा स्लोप आ रहा है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कर्व का? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक, कांस्टेंट चला आ रहा है. तो इस तरीके से क्योंकि बिकॉज दैट इज नॉट विद द प्रॉफिट मोटिव, दैट इज ओनली विद द मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट और वेलफेयर मोटिव. एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व इज सी प्लस आई. एडी कर्व नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा. यहाँ से मतलब ये कि अगर मेरी इनकम जीरो है तो मेरा कंजम्पशन भी जीरो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना. यहाँ से हम कंजम्पशन करते हैं, भले ही हम नहीं कमाए लेकिन हम कंजम्पशन जरूर करते हैं. भले से मांग कर खाएं, हम किसी से उधार में कुछ भी करें, लेकिन कंजम्पशन गोज ऑन वेदर वी आर अर्निंग और नॉट अर्निंग. सो और एडी का कर्व भी कैसा है? दैट इज द पॉजिटिव स्लोप. नाउ दिस इज द points about the aggregate demand and this diagrammatic presentation. Okay, so here now we have taken for the aggregate demand two components C plus I, and now we have to go for the detailed study of this C. C which is directly proportionate to income. Okay, and when we study the relationship between consumption and income to get a detailed study of this C consumption, we relate it with income. Okay, and when we study the detailed relationship concerning with income, it is known as the consumption function or propensity to consume. Okay, now the name of C will be now consumption function or propensity to consume. Okay, now कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं, कंजम्पशन उसका प्रोसेस कैसे चल रहा है. फंक्शन मतलब होता है बच्चों प्रोसेस में चलना किसी भी चीज का ना. जैसे अब यहाँ पर हमने कंजम्पशन किससे रिलेट किया है? हमने कंजम्पशन को इनकम से रिलेट किया है. तो जो इनकम और कंजम्पशन के बीच में हम जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप देख रहे हैं कि कितनी इनकम पर कितना कंजम्पशन होता है, जब एक प्रोपोर्शनेट देख रहे हैं, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ा रही हूँ जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रही है. जो पूरा रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं इसको हम नाम देते हैं कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, सो यू कैन मार्क द डेफिनेशन आल्सो. डोंट गो टू 7.2 टॉपिक ऑन पेज नंबर 7.4, कम टू दिस 7.3. एग्रीगेट सप्लाई हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं. C plus I, the see in your books. Now come to page number 7.5. Don't go for पेज नंबर 7.4. इसके बाद में आप 7.5 पर आइए. एग्रीगेट सप्लाई हम बाद में पढ़ेंगे. हम अब पढ़ रहे हैं पहले कंजम्पशन फंक्शन. अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर वही शेड्यूल बना रही हूँ मैं इनकम और कंजम्पशन का. अब क्या है इसमें कि इनकम 0, कंजम्पशन 50, इनकम 100, कंजम्पशन 100, इनकम 200, कंजम्पशन 150, इनकम 300, कंजम्पशन 200, इनकम 400, कंजम्पशन 250, इनकम 500, कंजम्पशन 300. इस तरीके से हमने इनकम और कंजम्पशन के बीच फंक्शन रिलेशनशिप है ये, यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ में कंजम्पशन बढ़ रहा है, which I have explained you in the previous topic. Now this consumption function has two aspects that is known as APC and MPC. APC means average propensity to consume and MPC means marginal propensity to consume. It is written in the next page also. Come to page number 7.6. So types of propensity to consume: APC, average propensity to consume, and MPC, marginal propensity to consume. Just mark it. Mark the definition also. APC refers to ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. कितनी इनकम पर मेरा कितना कंजम्पशन है, जब हम इसका एक रेशियो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, तो इस एपीसी का मतलब क्या है? C upon Y. जब हम सिंपल सा प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं कितनी इनकम पर मेरा कितना कंजम्पशन है, दैट इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दूसरी चीज आती है बेटा एमपीसी. एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल मतलब होता है डिफरेंस होना. ठीक है, तो मार्जिनल का मतलब ये हुआ कि
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि इनकम के चेंज होने पर मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इनकम का जब चेंज हुआ, मेरी इनकम बढ़ी, जब मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने कंजम्पशन में कितना अंतर लेकर के मैं आई, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सिंपली हम इसे शेड्यूल से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ कम टू दिस एपीसी। एपीसी में कैसे निकालते हैं बेटा, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, यानी कि 50 अपॉन 0। 50 अपॉन 0 कितना आएगा भाई, मुझे टेल मी, क्या आएगा 50 अपॉन 0? इंफिनिटी। इंफिनिटी, गुड। 100 अपॉन 100 1, 150 अपॉन 200 टेल मी क्या 0.8, कितना आया 3, हाँ 0.8। 50 अपॉन 200। Now 200 upon 300, 0.67। अभी हो गया बेटा 0.62 एंड नाउ 3 अपॉन 5, 0.6। ठीक है, तो ये देखिए दिस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पहले इनफिनाइट, फिर 1, फिर 0.8, फिर 0.66, फिर 0.62, फिर 0.6। यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ में ये एपीसी क्या है, लगातार गिरता जा रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि जब आप कंजम्पशन करते हैं तो आप, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पूरा का पूरा हिस्सा कंजम्पशन नहीं करते हैं। क्या होता है, आपकी एक टेंडेंसी बनती है कि आपने कुछ हिस्सा उसका सेव भी करना है। ठीक है, इसलिए ये एपीसी जो है क्या है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ में क्या कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है, क्योंकि खाली एक प्रोपोर्शन है कि हमने कितनी इनकम पर मैंने कितना कंजम्पशन किया। Now the next one is MPC, that means delta C upon delta Y. Now this is, you are able to understand this?